नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको कक्षा 10 भूगोल का प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास आपको पढ़ाऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादा से ज़्यादा इससे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब संसाधन की बात हो रही तो सबसे पहले हम संसाधन का अर्थ और परिभाषा समझ लेते हैं। तो संसाधन से क्या आशय है, चूँकि पाठ ही है संसाधन एवं विकास, तो संसाधन से क्या आशय है। तो संसाधन का एक क्या अर्थ है आप कह सकते हैं। तो मानव के विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव के विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा किसी कठिनाई का निवारण करने वाले अथवा निवारण में योगदान देने वाले स्रोतों को संसाधन कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि मानव के विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले, या आप कह सकते हैं कि उसकी कठिनाई में योगदान देने वाले स्रोतों को संसाधन कहा जाता है, जो मानव के कार्यों को या मानव के स्रोतों को कठिनाई के समय योगदान देते हैं और उसके कार्यों को सरल बनाते हैं। तो ऐसे संसाधन, ऐसे जो साधन होते हैं या ऐसे उपकरण होते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। तो अब देखते हैं संसाधन के प्रकार। तो उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी जो उपलब्धता क्या, जो प्रकृति में उपलब्ध संसाधन है तो उनके आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण या वर्ग कह सकते हैं। तो संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला होता है संपूर्ण या सतत संसाधन, संपूर्ण या सतत संसाधन, और दूसरा होता है अनापूर्ति अथवा संचित संसाधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़ना। संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। संपूर्ण या सतत संसाधन पहला, और दूसरा है अनापूर्ति अथवा संचित संसाधन। तो अब देखते हैं हम संपूर्ण या सतत संसाधन किसे कहते हैं। यानी वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं और उनका उपयोग निरंतर रूप में किया जाता है, यानी उनका उपयोग जो होता है लगातार किया जाता है। ऐसे संसाधन संपूर्ण या सतत संसाधन कहलाते हैं, यानी जिनकी पूर्ति हमेशा बनी रहती है, जैसे जल, पवन, प्राकृतिक वनस्पति तथा सूर्य ताप, इन सूर्य की गर्मी। ये हमारे क्या कहलाते हैं? संपूर्ण एवं सतत संसाधन, यानी जो लगातार हमें प्राप्त होते रहते हैं प्रकृति के द्वारा। इन संसाधनों को हम संपूर्ण या सतत संसाधन कहते हैं। अब दूसरा है अनापूर्ति अथवा संचित संसाधन। तो अनापूर्ति संसाधन क्या है? अनापूर्ति यानी वे संसाधन जो कुछ समय उपभोग के उपरांत समाप्त हो जाते हैं, यानी वे संसाधन जो कुछ समय प्रयोग में लाने के उपरांत समाप्त हो जाते हैं, ऐसे संसाधनों को हम अनापूर्ति संसाधन कहते हैं। इन्हें अपूर्य संसाधन भी कहा जाता है, जैसे कोयला एवं खनिज तेल तथा अन्य खनिज संसाधन, यानी जो कुछ समय उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं और पुनः इनके संदोहन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे संसाधनों को हम अनापूर्ति अथवा संचित संसाधन कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, संभाव्य संसाधन से क्या तात्पर्य है। संसाधन की चूँकि बात चल रही, तो संभाव्य संसाधन का क्या आशय है। तो इसमें देखिए, ऐसे संसाधन जिनकी किसी प्रदेश में होने की संभावना बनी रहती है और उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनकी किसी प्रदेश में होने की संभावना बनी रहती है, उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में जल शक्ति संसाधन की विपुल संभावना है, यानी जल शक्ति संसाधन की संभावना बनी हुई है अफ्रीका महाद्वीप में, परंतु वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के अभाव में इस कारण से इस संसाधन का समुचित उपयोग नहीं हो पाया, अतः इन्हें हम भविष्य के संसाधन कहते हैं। यानी जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप, वहाँ जल शक्ति संसाधन की संभावना तो है, परंतु वैज्ञानिक तकनीक के ज्ञान और अभाव के कारण इन संसाधन का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है, तो इसलिए इन्हें हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। अब आगे देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी देश का आर्थिक विकास जो है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से कुछ प्रमुख कारक मैंने दे दिए हैं।
पहला है कि उस देश या प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधन, यानी किसी देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है, तो उस देश या प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे संसाधन वहाँ पर उपलब्ध होंगे वैसे ही वहाँ की आर्थिक विकास होगी, यानी उससे उतना ही उस देश का आर्थिक विकास होगा। जनसंख्या की आवश्यकता एवं आकांक्षाएं, यानी वहाँ की जनसंख्या की आवश्यकताएं क्या हैं और उसकी आकांक्षाएं क्या हैं, उसके ऊपर भी देश का आर्थिक विकास डिपेंड करता है। फिर जनसंख्या का कौशल और तकनीकी ज्ञान, यानी वहाँ का जनसंख्या जो वहाँ उस देश की जनसंख्या है उसका कौशल कितना है और उसको तकनीकी ज्ञान कितना है। जितना ही ज्ञान होगा उतना ही उस देश का आर्थिक विकास, यानी उतना ही कार्य में निपुण होगा, और जब कार्य में निपुण होगा तो उस देश का आर्थिक विकास बढ़ेगा। तो बच्चों मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। सब वीडियो पूरा देखने के बाद शेयर कर दूसरों को शेयर करें तथा कमेंट्स करिए, ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आगे देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। भारतीय मिट्टी के भाग, या आप कह सकते हैं प्रकार, यानी भारतीय मिट्टी के कितने भाग हैं या भारतीय मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो भारतीय मिट्टी 6 प्रकार की होती है, यानी भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टी है 6 प्रकार की पाई जाती है। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी, चौथी लैटेराइट मिट्टी, पांचवी पर्वतीय मिट्टी और छठी है मरुस्थलीय मिट्टी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, यह कहाँ पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी स्थान है इसका पूर्वी तट की नदी के डेल्टाओं पर पाई जाती है, यानी जो पूर्वी तट है जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर, या महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों पर के द्वारा इकट्ठा की जाती है। फिर दूसरी काली मिट्टी, या इसका स्थान क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसे हम क्या कहते हैं, काली कपास मृदा, यानी काली कपास मृदा के नाम से भी यह जानी जाती है काली मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, उत्तर प्रदेश इत्यादि अनेक और भी हैं। फिर लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन की पहाड़ियों पर, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा आदि में पाई जाती है। फिर पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम आदि में पाई जाती है। और मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थलीय मैदानों में कम, या आप कह सकते हैं जहाँ कम वर्षा होती है ऐसे क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, यानी बलुई मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं बच्चों आगे, मृदा अपरदन से क्या आशय है, या मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा, यानी जिसको मिट्टी कहते हैं, तो प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटना मृदा अपरदन कहलाता है। यानी प्राकृतिक कारकों की सहायता से आंधी, तूफान, चक्रवात या अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, उसे ही हम, यानी एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर हट जाती है, उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। अब देखते हैं जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं क्या होती हैं। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं, तो इसकी 3 मुख्य विशेषता होती हैं। नंबर 1, इस मिट्टी की संरचना रेत, सिल्ट और मृत्तिका के अनुपात से होती है। दूसरा है, यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है। और तीसरा है, तीसरी विशेषता इसकी है कि सूखे क्षेत्रों में यह मृदा क्षारीय हो जाती है, जिससे उचित उपचार और सिंचाई द्वारा अधिक पैदावार देने योग्य बनाया जाता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं होती हैं कि इस मिट्टी की संरचना रेत, सिल्ट और मृत्तिका के अनुपात में होती है, यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है। और तीसरा है, सूखे क्षेत्रों में यह मृदा क्षारीय हो जाती है, जिसे उचित उपचार और सिंचाई के द्वारा अत्यधिक पैदावार देने योग्य से बनाया जाता है। अब आगे बच्चों देखते हैं जैव तथा अजैव संसाधन से क्या तात्पर्य है, यानी जैव और अजैव संसाधन किन्हें कहते हैं या इनका आशय क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो जैव संसाधन किन्हें कहते हैं, सबसे पहले जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और उनमें जीवन पाया जाता है, यानी वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और उनमें जीवन पाया जाता है, ऐसे संसाधनों को हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन आदि, यानी जिन भी आप कह सकते हैं वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है या जिनमें जैविक गुणों का विकास होता है, जीवन पाया जाता है, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य में जीवन पाया जाता है, वनस्पतियों में पाया जाता है, प्राणियों में पाया जाता है, पशुओं में जीवन पाया जाता है। तो ऐसे संसाधनों की प्राप्ति
जीवमंडल से ही होती है, इसलिए इसे जैव संसाधन कहते हैं। फिर अजैव संसाधन क्या है? अजैव यानी वे सभी निर्जीव वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हों अजैव संसाधन कहलाती हैं। यानी वे सभी निर्जीव वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हों अजैव संसाधन कहलाती हैं, जैसे चट्टानें तथा खनिज आदि। अब आगे देखते हैं काली मिट्टी की विशेषताएं क्या होती हैं। यानी काली मिट्टी की क्या विशेषता है? तो काली मिट्टी की दो प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी यानी बहुत सी विशेषताएं, किंतु मैंने दो महत्वपूर्ण विशेषताएं आपके सामने प्रकट की हैं। तो काली मिट्टी की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता होती है कि काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। दूसरा है कि काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ होती है। यानी काली मिट्टी में कपास की पैदावार अधिक होती है। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक बार पुनः बता दे रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इसको हम कई पार्ट में इस चैप्टर को आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। तो पहला वीडियो हमारा जो कि कुछ ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब देखिए इसमें लैटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो लैटेराइट मिट्टी जो होती है मानसूनी जलवायु की तीव्र निछालन, यानी आप कह सकते हैं मानसूनी जलवायु की तीव्र निछालन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। मानसूनी जलवायु जब आती है उसके तीव्र निछालन द्वारा, नहीं बहुत अधिक जब वर्षा होती है तो उसके निछालन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी की विशेषताएं क्या होती हैं? इस मिट्टी की दो प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, यह मिट्टी पठारी भागों में अत्यधिक पाई जाती है। यह मिट्टी जो होती है लैटेराइट मिट्टी यह पठारी भागों में अधिक पाई जाती है। और नंबर 2 है कि उपजाऊ तत्वों की कमी के कारण, यानी उपजाऊ तत्वों की कमी के कारण फसल उत्पादन निम्न स्तरीय इसमें होता है। यानी फसलों का जो उत्पादन होता है वह कम होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो उपजाऊ नहीं होती है। इसलिए इस मिट्टी की विशेषता होती है कि यह मिट्टी पठारी भागों में ही पाई जाती है और उपजाऊ तत्वों की कमी के कारण फसल का उत्पादन निम्न स्तर पर होता है। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं आगे का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसको प्रश्न भी बना सकते हैं आप। जलोढ़ मिट्टी की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र से बहाकर लाई गई अवसाद से होता है। यानी जो जलोढ़ मिट्टी का देखिए बच्चों जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं क्या होती हैं? जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से बहाकर लाई गई अवसाद से होता है। दूसरा है कि यह मिट्टी बहुत उर्वर होती है, यानी बहुत ही उर्वर, इस मिट्टी में उर्वरक क्षमता बहुत अधिक होती है और देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। यानी यह जो जलोढ़ मिट्टी होती है यह देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है और इसमें जो उर्वरक क्षमता होती है, इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता वह अधिक होती है। तो इसमें कहा गया है कि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से बहाकर लाई गई अवसाद होती है और यह मिट्टी बहुत उर्वर होती है, यानी इसमें उर्वरक क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत उपजाऊ होती है और यह देश के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा, अब अगला हमारा देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि मृदा अपरदन रोकने के उपाय क्या हैं। यानी मृदा अपरदन होता है, मिट्टी एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान तक जाती रहती है, इसको रोकने के क्या उपाय हैं? तो मृदा अपरदन रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कह सकते हैं जल प्रवाह की तीव्रता को कम करके, यानी जल का जो बहाव होता है उसकी तीव्रता को, जो बहुत तीव्र गति से जल बहता है तो उसकी तीव्रता को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्योंकि जब जल बहुत तीव्र गति से बहता है तो उससे मिट्टी बहुत तीव्र से कट के बहती हुई चली जाती है, जिसके कारण मृदा अपरदन हो जाता है। और मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है। और दूसरा क्या है? वृक्षारोपण के द्वारा, यानी अत्यधिक वृक्ष लगा के भी कह सकते हैं आप कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। फिर संसाधनों के प्रकार, अगला हमारा इस वीडियो का लास्ट महत्वपूर्ण बिंदु है संसाधनों के प्रकार, यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, यानी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है सांस्कृतिक संसाधन। तो ये जो हमारा सांस्कृतिक संसाधन होता है इसके अंतर्गत हमारे जो रेल मार्ग होते हैं, यानी जो उपकरण होते हैं वो सभी आते हैं।
या संसाधन कह सकते हो, जो जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने कार्यों को सरल बनाता है, वो सब सांस्कृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है। और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जिनका निर्माण प्रकृति स्वयं करती है, यानी जो संसाधन प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, मनुष्य जिन संसाधनों को प्रकृति से प्राप्त करता है वो सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और मनुष्य जिन संसाधनों का निर्माण अपनी कार्यों को सरल बनाने के लिए स्वयं करता है, वे संसाधन सांस्कृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो बच्चों, हमारे इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट को देखना ना भूलें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। ये हमारा पार्ट 1 हुआ पहले पाठ का, और पार्ट 2 अगले वीडियो में। धन्यवाद।